बच्चा पार्टी, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस वाला। मेरा नाम है मोहित पुनिया और पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है बच्चा पार्टी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पिछला लेक्चर एंजॉय किया होगा। सर और मैं आपको कंटिन्यूसली पढ़ाते रहेंगे, कभी सर आएंगे कभी मैं आऊंगा, ताकि आपको अलग अलग फ्लेवर्स मिलते रहें और मजा आता रहे, है ना। तो सीक्वेंस एंड सीरीज की कुछ बातें हमने पहले क्लास में की थी और आज उसको खत्म कर देते हैं, ताकि हमारे सर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने सर जो ठाना है, जीतने का ठाना है। देखो, जीत और हार जो है ना, वो आपके इरादों के ऊपर डिपेंड करती है, आपके मन के ऊपर डिपेंड करती है। मान लोगे तो हार हो जाएगी और ठान लोगे तो जीत होगी बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह मतलब कि ठान के चलोगे कि हाँ हम जीतेंगे और दुनिया हमारे कदमों में होगी, है ना। और हमारा गौरव जो होगा, वो देश का गौरव जो होगा हमारे लिए, वो ही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज होगी, सबसे बड़ी बात होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 2, जिसके अंदर हम बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि आपको पहले कंसेप्ट के थ्रू मैथ्स सिखा दूं, क्योंकि मैथ्स कभी नहीं भूलती है लेकिन ट्रिक्स भूल जाती हैं। ट्रिक्स तो रट्टाफिकेशन हो जाती है, लेकिन फिर भी आइए, क्योंकि टाइम कम होता है, तो आज हम प्योरली ट्रिक्स से क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन प्योरली ट्रिक्स से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कंसेप्ट भी बताएंगे। तो हर एक क्वेश्चन के ऑलमोस्ट 2 मेथड बता दिए जाएंगे आपको, जो आपको अच्छा लगे। ऑब्वियस सी बात है सर, हम तो शॉर्टकट्स में बिलीव करते हैं, है ना, तो उधर ही जाएंगे। लेकिन हाँ, वो जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि समय कम होता है सर। क्या करें बताओ, आप ही बता दो सर, हमें क्या करें सर। यूपीएससी ने हमारे हाथ ऐसे बांध दिए हैं कि आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके लिए सर ट्रिक्स तो पता होनी ही चाहिए। तो चलिए आज स्टार्ट ही फिर क्वेश्चन से करते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे उसी के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, या चेक तो करते हैं ना कि कितना आपने पढ़ा था, कितना आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था, कितना आप लोगों ने समझा था, कितना आप अप्लाई कर पा रहे हो, उसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट से याद आया सर, टेस्ट से याद आया सर, आप सर आते हो और हमें खबर देके जाते हो। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों की पहली क्लास अंग्रेजी की मंडे से है। मंडे को पहली क्लास लेंगे, दानिश सर लेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मॉक टेस्ट, वो बहुत जरूरी है। आपके मॉक टेस्ट सीरीज भी आ रही है, टोटल 7 to 8 टेस्ट होंगे उसमें, आई थिंक। कुछ पार्ट टेस्ट होंगे, कुछ फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। तो प्योरली आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेवारी हमारी है, हम पूरे उस पे। सर इतनी बड़ी न्यूज और इतने सुस्त से तो थैंक यू, लवजू जो आप कहना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। कमेंट सेक्शन को आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लवजू की कहानी आपको पता है, हमारे एक दोस्त हैं, वो लव यू को लवजू बोलते हैं, तो हम भी लवजू यूज करते हैं। आप लोगों के लिए हैं, आप हो इसीलिए हम हैं। तो इसीलिए मैं सिर्फ ये आपको आज इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहता था, तो मैंने सोचा चलो बच्चों से मिलकर बताया जाता है। कल कमेंट सेक्शन देख रहा था मैं, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले, तो सर बच्चे कह रहे थे कुछ, तो इसीलिए हमने सोचा कि बच्चों को बता दिया जाए, क्योंकि बच्चों की जो डिमांड्स है वो हम पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। बेटा आप समझिए, हमारी इतनी बड़ी टीम आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है ताकि आप लोगों का फ्यूचर अच्छा हो सके, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं सर, सीधा ही पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनडीए में पूछा गया था, देखिए ध्यान से। What is the nth term of the sequence? 25 minus 125 625 minus 3125। ये आपको समझ में आ गया कि 5 की पावर्स में डील कर रहे हैं, एक जीपी है। तो मेथड 1 जो कि आपका मैथ्स के थ्रू जाता है, ट्रिक्स के ना जाके आप मैथ्स के थ्रू जाइए, तो आप क्या लिख सकते हो सर, एक ही जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है सर, फर्स्ट टर्म इज 25 एंड कॉमन रेशियो क्या होगा सर, कॉमन रेशियो होगा -125 अपॉन 25, दैट इज -5 सर। तो अगर nth टर्म की बात करें सर, nth टर्म ऑफ जीपी क्या होती है सर, a r की पावर n-1, है ना। हाँ सर, तो ये क्या आ जाएगा सर, a की वैल्यू 25 इंटू r की वैल्यू, r कितना है बच्चे, r कितना है, r वी कैन से इज -5 की पावर n-1। 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो और -5 को n की पावर -1 आप लिख के इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपको कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। लेकिन क्या पेपर में सर हम इतना टाइम लगाएंगे? नहीं,
पेपर में हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे। हमने वैसे तो देखो इसमें टाइम नहीं लग रहा है, आप इसको लिख सकते हो 5 स्क्वायर और यहाँ पे -1 की पावर n-1 इंटू 5 की पावर n-1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, है ना। लेकिन सर क्या हम इतना टाइम लगाएंगे पेपर में? नहीं, इतना टाइम नहीं लगाना है। आप ये सोचिए कि आपने क्या करना है, n की वैल्यू 1 पुट कर दे। अगर ये n की वैल्यू 1 पुट कर दे तो फर्स्ट टर्म ही आपकी nth टर्म हो जाएगी। हाँ सर, फर्स्ट टर्म 25 है, ऑप्शन चेक कर लो कौन सा 25 आएगा। 2 - 1 1 - 5, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होगा सर, पक्का सर नहीं होगा। हाँ सर, चेक कर लिया, देखिए ध्यान से, -5 की पावर 2 इंटू 1 - 1 दैट इज -5 की पावर 1 लिखा हुआ है सर, वो तो -5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, हमें देखो एक तो पहली बात तो पॉजिटिव नंबर चाहिए होगा क्योंकि आपका 25 पॉजिटिव है। तो देखिए ध्यान से, आप क्या कह सकते हो, इसमें पॉजिटिव नहीं आएगा, n की वैल्यू 1 पुट करने पे नेगेटिव नंबर आएगा, ये भी गया ऑप्शन। अब ऑप्शन इस पे आ जाते हैं, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है सर। तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है और 25 आ रहा है सर। देखो कैसे सर, -1 की पावर 2n 5n + 1 लिखा हुआ है। n की वैल्यू जैसे ही आप 2 रखोगे बेटा, 1 रखोगे तो -1 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 दैट इज 25। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला देखिए ध्यान से, -1 की पावर कितना हो जाएगा 0, तो ये तो 1 हो गया, और 5 की पावर 2। अब देखो यहां पे गड़बड़ी हो गई, आप यहां पे गड़बड़ी कर दी सर कि दो ऑप्शन मैच कर दिए, तो सर कैसे लिखोगे आप, कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आप ये चीज समझिए, आप ये चीज समझिए कि आप इस ऑप्शन को हटा दो। क्यों हटा दें सर, क्यों हटा दें? देखो दिमाग चलना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप क्या समझ सकते हो, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। n की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, जबकि आपकी कुछ टर्म्स नेगेटिव आएंगी। इतना आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि दोनों में ऑप्शन आंसर तो 25 आ रहा है, इसमें भी 25 आ रहा है फर्स्ट टर्म में n1 पुट करने पे। लेकिन इसका आंसर आप क्या लिखोगे, आप आंसर ये होगा। क्यों ये होगा? क्योंकि यहां पे -1 की पावर n-1 है, जो कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ n, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ n। यहां कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं होगा क्योंकि -1 की पावर 2n है, इसलिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। वैसे भी आप इससे भी कर सकते थे। ये ऑप्शन, ये जो वैल्यू पुटिंग मेथड है बेटा, ये जनरली तब लगाना चाहिए जब बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आज हम करेंगे, तो उसमें ऐसा अप्लाई करना चाहिए। इसके अंदर आप ये भी अप्लाई करते तो भी हार्डली आपको 30 सेकंड्स लगते, लेकिन अगर आप n की वैल्यू पुट करने में थोड़े तेज हो और ऑप्शंस को कैंसिल करना। देखो क्या होता है, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखने बैठे हो, लिखने बैठोगे, तो आपके ऊपर टाइम का बहुत बड़ा प्रेशर होगा। जब आप सॉल्व करने बैठोगे, देखो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, सॉल्व करने जब बैठोगे ना, अगर आपसे क्वेश्चन पहले 5 सॉल्व हो गए, पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो आप बहुत तेज से सॉल्व करोगे बाकी क्वेश्चंस। लेकिन अगर पहले 5 में से 3 नहीं हुए, या फिर पहले 5 को करने में आपने 5 7 8 10 मिनट लगा दिए, तो फिर आपको टेंशन होगी, क्योंकि जैसे ही आप टाइमर की तरफ देखोगे तो आपको टेंशन हो जाएगी। तो अगर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, और पेपर सेटर जो होते हैं वो ट्राई करते हैं कि पहले 5 7 10 क्वेश्चन बच्चे को टफ दें, ताकि बच्चा है ना थोड़ा सा घबराए, थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो बच्चे का। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, हम तो कैडेट्स हैं सर, कैसे कॉन्फिडेंस लूज करेंगे तो कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा सर, है ना। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, जल्दी से नलीफाई करने ऑप्शन। इस ऑप्शन को देखते ही आपको इसको चेक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कभी नेगेटिव पावर नहीं आती, इसीलिए आपको ये रिमूव कर देना था। तो आंसर इज डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, लेकिन आइए, लास्ट क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट से बताया था ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज आपको एक छोटी सी बात और बता देते हैं। क्या सर, क्या क्या बात सर? देखो कभी भी ऐसा लिखा जाए, पहले तो सर इस क्वेश्चन को कैसे कंसेप्ट से कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दो। तो आइए मेथड 1 से इसको सॉल्व करते हैं। m1 मतलब मेथड 1। हाँ ऑब्वियस ही बात है सर। क्या आया सर, T59 दे रखा है आपको 449, और T49 449 दे रखा है आपको 59, है ना। हाँ सर ऐसा दे रखा है। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने ये सॉल्व किया था। आई थिंक इसमें D जो था
वो -1 आ जाता था। कैसे सॉल्व किया था सर? ऐसे सॉल्व किया था a प्लस 58d से 449 और a प्लस 448d से 59, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो d की वैल्यू -1 आ जाती है सर। d की वैल्यू -1 आ जाती है। d -1 पुट करोगे तो a की वैल्यू, देखिए ध्यान से, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 पुट करके a की वैल्यू 507 आ जाएगी सर। पुट करके देख लो 507। ये तो एक मेथड हो गया। और फिर आपसे विच टर्म इज nth टर्म को 0 मान के आप पुट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि पेपर में आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है जिसमें mth टर्म n है, nth टर्म m है, nth टर्म m है, mth टर्म n है, तो आपको क्या करना है? कोई भी टर्म निकालनी हो, मान लो pth टर्म निकालनी है, तो आप क्या लिखोगे उसको? m प्लस n माइनस p। ये है ब्रह्मास्त्र आप लोगों के लिए बेटा। सर कलर आपका फेवरेट वाला वो कलर कहां गया? ये रहा, है ना, ये रहा। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र होगा बेटा। अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप डायरेक्टली इस रिजल्ट को याद रख सकते हो। अगर आपको याद हो तो मेरे को ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर था आपका 508 आ रहा था, फिर 508 आंसर आ रहा था। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है, ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें mth टर्म n है, nth टर्म m है, तो आप क्या कर सकते हो? कोई भी टर्म निकालनी है, दैट विल बी m प्लस n माइनस p, m प्लस n माइनस p। अब देखिए ध्यान से कैसे होगा, सोचते हैं, पहले चेक तो कर लेते हैं सर कहीं ट्रिक फेल हो जाए तो। ट्रिक्स कई जगह फेल होती है, इसका नुकसान कई बच्चों को हो रखा है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप दोनों को साथ साथ रिलेट कर सकते हो, इसीलिए ट्रिक्स आपको कंसेप्ट के बाद बताई जा रही है। तो देखिए सर जल्दी से आप समझते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे आपने बोला 507 आ गया, ठीक है जी। सर आप मुझे बताइए इसमें मान लो 12th टर्म निकालनी है। 12th टर्म क्या आएगी सर? a प्लस 11d। बिल्कुल सही बात है सर। a कितना है सर आपका? 507 और 11d मतलब -11 हो गया सर, तो -11 दैट इज 496 आनी चाहिए सर। 496 आनी चाहिए सर। कौन सी? 12th टर्म। इससे भी 12th टर्म कौन सी आनी चाहिए? 496। चेक करके देखिए सर, T12 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है सर? 449। सर गड़बड़ी हो रही है क्या कहीं? देख लेते हैं। n की वैल्यू 449 है सर। उसके बाद देखिए ध्यान से 59 है सर। 449 और 59 m और n का सम हो गया, और 12 आप यहां से माइनस कर दोगे तो देखिए ध्यान से ये कितना आ रहा है? 496 ही आ रहा है। ये 508 में से 12 गया तो 496 आ गया। समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो। अगर आपको mth टर्म दे रखी है n, nth टर्म दे रखी है m, तो याद रखिएगा दिमाग में, मतलब जब कान से सुन रहे हो तो एक इधर हाथ लगा लीजिए ताकि बाहर ना निकले बात। mth टर्म जो दे रखी है वो n है, nth टर्म जो दे रखी है वो m है। तो अगर कोई भी टर्म पूछी है तो आप m प्लस n माइनस p कर सकते हो। सर अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फिर? इस क्वेश्चन में क्या बोला? विच टर्म इज इक्वल टू 0, विच टर्म इज इक्वल टू 0। आपने बोल दिया कि सर लेट अस अज्यूम pth टर्म है वो 0 है। pth टर्म क्या है? 0 है। और pth टर्म क्या लिखोगे आप? m प्लस n माइनस p इक्वल टू 0, है ना? ये इसी तो लिखोगे आप। देखिए ध्यान से, आपने बोल दिया pth टर्म 0 है, pth टर्म 0 है, तो आप अब रिलेट कर पाओगे। यहां से आप कैसे रिलेट कर पाओगे कि कोई pth टर्म आ जाएगी वो 0 है, उससे आप निकाल लीजिए। समझ में आया? तो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा कि कौन सी टर्म 0 है? 508 टर्म 0 है। सिंपल। जैसे यहाँ pth टर्म क्या आ रही थी? जैसे अभी 12th निकाली थी बेटा, तो 12th टर्म कितनी आ रही थी? 496 आ रही थी ना, 496 आ रही थी। तो आपने बोल दिया कि लेट pth टर्म 0 है, pth टर्म 0 है, pth टर्म 0 है, pth टर्म को क्या लिखोगे आप? m प्लस n माइनस p इक्वल टू 0 सर। तो यहां से m कितना है सर? 449 प्लस 59 इज इक्वल टू p। तो p की वैल्यू कितनी आ गई सर? 508 आ गई सर। 508 आपका आंसर हो गया। 508 आपका आंसर हो गया। अगर आप चेक करके देखो इस मेथड से भी तो आपका ट्रू होगा कि आपने t 508 टर्म लिखी, तो दैट विल बी a प्लस 507 प्लस n माइनस 1, 507 इंटू -1, तो ये 0 आ गया।
तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है सर कि अगर mth टर्म n है, nth टर्म n है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, इतनी की सारी कहानी इसीलिए बताई जा रही है ताकि आपको ये याद रहे कि हमने ऐसा कुछ किया था। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ n टर्म्स whose sum is Sn दे रखा है बेटा, Sn दे रखा है, कितना दे रखा है, n स्क्वायर प्लस n, n स्क्वायर प्लस n। कौन सी टर्म पूछी है? अगर आप मेरे को ऐसा क्वेश्चन दोगे तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मैं बोलूंगा अच्छा n स्क्वायर प्लस n है तो 2n हो गया, और ठीक है, और फोर्थ 8 आंसर आ गया, आंसर 8 है। कैसे सर, कैसे? जादू, कैसे सर? आइए तो इसको भी ट्रिक से सॉल्व करेंगे बेटा, लेकिन उससे पहले सर मेथड से सॉल्व करवा दो आप। तो Sn है n स्क्वायर प्लस n, ठीक है सर। मेथड क्या कहता है कि nth टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Sn माइनस s ऑफ n माइनस 1, सम ऑफ n टर्म्स माइनस s सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स विल गिव यू nth टर्म। ये तो सिंपल कंसेप्ट है सर, ये तो मुझे पता है कि यहां तक मान लो सम Sn है, यहां तक मान लो सम s ऑफ n माइनस 1 है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, और ये पार्ट कौन सा होगा, nth टर्म होगा। यही तो होता है। हाँ सर बिल्कुल यही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक तो कंसेप्ट ये है सर, इसके तो 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दिस इज योर मेथड 1, है ना, कि nth टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 क्या कह रहा है आपको? मेथड 2 सॉल्व करके दिखाऊंगा इसको। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, इसीलिए तो कहते हो अरे सर ट्रिक्स। nth टर्म में आपको इसमें इस मेथड, ये आपका क्या है बेटा, बेसिकली हमेशा याद रखिएगा कि ये nth टर्म जो आएगी वो ऐसे ही आएगी, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए आप लोग क्या करते हो, मुझे पता है आप S1 निकाल लोगे। सम ऑफ 1 टर्म्स कितना आया सर, 2 आया, दैट इज योर A1। सम ऑफ 2 टर्म्स निकाल लीजिए सर, सम ऑफ 2 टर्म्स कितना आएगा, 2 पुट कर दो, 4 प्लस 2 6 हो गया, दिस इज A1 प्लस A2 सर, A1 प्लस A2। तो कहना इसे S3 भी निकाल लो चेक करने के लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 9 और 3 12 बेटा, दिस इज A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना, ठीक है सर। अब अगर सर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपको A2 मिल जाएगा, बिल्कुल सर। तो A2 कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 दैट इज 4, मिल रहा है ना। देखो A1 प्लस A2 माइनस A1, A2 बच जाएगा, कितना आया सर, 6 माइनस 2 4 आ गया। A1 कितना है सर आपके पास, 2 है, लिख लो सर, A1 2 है, A2 4 है, और अगर A3 भी निकालना चाहते हो तो आपको पता लग जाएगा कि A3 भी 6 आ रहा है, आप चेक कर सको, इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास A1 A2 कैंसिल हो गया, A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, A3 की वैल्यू 6 आ जाएगी। और फोर्थ टर्म पूछी है तो A4 तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो 8 आ गया। ये आपका मेथड 2 हो गया वैल्यू पुटिंग मेथड से। लेकिन सर लेकिन आपने ऐसे कैसे बोला 2n कुछ कर रहे थे आप? हाँ देखिए, कभी भी आप सम ऑफ n टर्म्स की बात करते हो एपी के अंदर, सर ये तो आपका फेवरेट कलर से लिखते हैं, अरे मेरा फेवरेट कलर ये नहीं है। सम ऑफ n टर्म्स जो है सर, कभी भी आप देख लीजिए सम ऑफ n टर्म्स हमेशा एपी के अंदर बात कर रहा हूं बेटा, वो कैसा आएगा, an स्क्वायर प्लस bn टाइप का आएगा, an स्क्वायर प्लस bn टाइप का आएगा। और अगर आपको यहां से tn निकालना है तो tn क्या होगा बेटा, कैन आई से tn होगा सर ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इंटू n प्लस कोफिशिएंट ऑफ n माइनस कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, बस इतना, ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इंटू n प्लस b माइनस a। और ये तो आपको पता ही है कि nth टर्म जो होती है वो लीनियर एक्सप्रेशन होता है, किसका सर, लीनियर एक्सप्रेशन होता है n का। सिंपल इतना सा करना है आपको। अब आप क्वेश्चन पे ये अप्लाई करो, क्वेश्चन पे ये अप्लाई करते हैं सर, क्वेश्चन पे ये अप्लाई करते हैं सर, देखो ध्यान से, क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, n स्क्वायर प्लस n लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है सर, ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इनटू n, है ना, n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है सर, इसका ट्वाइस कर दिया तो 2 आ गया, इनटू n प्लस 1 माइनस 1, अरे वाह सर 0 आ गया, बहुत ही बढ़िया सर।
तो ये आपकी बन जाएगी tn और n की वैल्यू आप पुट करोगे कितना, फोर्थ टर्म पूछी है तो n की वैल्यू 4 पुट करोगे, आंसर कितना आ गया 8। इतने से स्टेप्स में 5 सेकंड के अंदर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है सर, बिल्कुल सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और इससे रिजल्ट बताऊंगा, अभी एक और रिजल्ट बताऊंगा, देखो ध्यान से, यहीं से सॉल्व कर देते हैं, चलो आओ यहीं से सॉल्व कर देते हैं। सर आपने क्या बताया सर, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, हमेशा सर यही फॉर्म होता है, हमने तो यही देखी है, आपने कुछ और देखी है तो अलग बात है ना। ये सम ऑफ n टर्म्स हो गया, तो nth टर्म क्या आ जाएगा सर, nth टर्म आएगा ट्वाइस ऑफ a इंटू n प्लस b माइनस a, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ n माइनस कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, ठीक है सर। और अब देखिए सर, अब आपने जैसे इस क्वेश्चन में इस साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहते हैं सर, सम ऑफ n टर्म्स, ये क्यों करवा रहा हूं, एक अच्छी चीज बताऊंगा, देखिए ध्यान से, n स्क्वायर प्लस n हो गया, तो nth टर्म कितनी आ गई सर 2n, सिर्फ 2n आ गई सर, बस इतना लिख लो, ठीक है सर। वेरीफाई भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं t1 डालता हूं तो 2 आया, t2 डालता हूं तो 4 आया, t3 डालता हूं तो 6 आया, t4 डालता हूं तो 8 आया, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा सर, कॉमन डिफरेंस, और क्या आएगा सर, कॉमन डिफरेंस आएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया सर, 2 आ गया, ऑब्वियसली बात है सर, कॉमन डिफरेंस तो सेम रहता है, तो d तो 2 आ गया। सर कुछ रिलेट कर पा रहे हैं क्या हम, कुछ रिलेट कर पा रहे हैं क्या हम, बिल्कुल कर पा रहे हैं सर। ये जो 2 है ना, ये 2 जो आया एक्चुअल में क्या आ रहा है सर, आप ये बोल सकते हो कि n स्क्वायर का कोएफिशिएंट का डबल आ रहा है, आप ये भी बोल सकते हो कि n का कोएफिशिएंट का डबल आ रहा है। तो अभी तो सर ये क्वेश्चन में हम चेक करेंगे, लेकिन अगर आप जनरल वे से सॉल्व करो, जनरल वे से सॉल्व किया तो t1 कितना आया बेटा 2a प्लस बी माइनस a, तो कितना हो गया बेटा a प्लस बी। t2 कितना हो गया सर 4a प्लस बी माइनस a, दैट इज सर 3a प्लस b, है ना। और अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, d मिल जाएगा, और d कितना आ रहा है, कैन आई से ट्वाइस ऑफ a, ट्वाइस ऑफ a इज द d, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस आप नोट कर सकते हो, इज इक्वल टू ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इन Sn, ठीक है, ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इन Sn इज कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपको जैसे अब वापस आइए, इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करना हो तो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, सिर्फ ऐसे देखूंगा, सम फोर्थ टर्म निकालनी है एपी की, सम n स्क्वायर प्लस n दे रखा है, अच्छा 2n प्लस 1 माइनस 1 0, 2n आ गया, 2n इंटू 4, n की वैल्यू 4 पुट कर दी तो 8 आ गया, आंसर 8 आ गया, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। और जैसे ही आगे बढ़ोगे आपको ये दिखेगा, जिसको आपने याद कर लेना है, उसके आगे चलिए, उसके आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन देखिए, अब ओरली सॉल्व करेंगे। फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज ऑफ एन टर्म, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी निकालनी है, एन टर्म, एनडीए में पूछा गया सवाल है, whose sum is n square minus 2n, तो क्या लिखोगे बेटा, कोएफिशिएंट 1 का कोएफिशिएंट ट्वाइस कर दिया, 2 इंटू n लगा दिया, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ n माइनस कोएफिशिएंट ऑफ 1, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 3, बस इतना लिखना है। अब कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म सर, n की वैल्यू 5 पुट की, 2 इंटू 5 10 माइनस 3 इज 7, और सवाल खत्म, सवाल सर खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, सवाल खत्म हो गया है, बहुत बढ़िया है सर। आगे देखिए, इफ Sn इज इक्वल टू, एनडीए में पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनडीए का, अच्छा सवाल है, अगर आप n की वैल्यू पुट करते रहोगे तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे n की वैल्यू 2 पुट करते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो एक तो मेथड ये है, M1 मेथड जो है ट्रिक वाला, आप कैसे करोगे सर, मेथड 1 को ट्रिक पे ले आए सर, आप सर पलट गए आप, है ना, नहीं नहीं नहीं, हम आपके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं बेटा, आपको जो रिक्वायरमेंट है वही डिलीवर कर रहे हैं सर। अभी हमने देखा था कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर का डबल, कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर का डबल अगर कर दे तो सर क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा सर, कॉमन डिफरेंस, बिल्कुल सही बात है सर।
तो देखिए ध्यान से, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर क्या आ रहा है, देखूं मैं तो ये आ रहा है सर n स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर कितना आया, q बाय 2, इसका डबल करेंगे तो q आएगा, और q कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस पूछा गया था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। कितना टाइम लगा भैया? सर आपको तो 1-1.5 मिनट लग गया, हम तो 5 सेकंड। अरे तो हम आपको ही तो ट्रेन कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा? डन। विद इन द ब्लिंक ऑफ आइज आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको रिजल्ट याद रहता है, लेकिन मेथड भी पता होना चाहिए, बाई चांस ट्रिक भूल जाए, क्योंकि ट्रिक्स बहुत सारी होती है। या तो आप ऐसा करिए कि ट्रिक्स के ऊपर 50-60 क्वेश्चन कर लीजिए, तो आपको वो ट्रिक कभी नहीं भूलेगी। दूसरा वे ये है कि वो ट्रिक जो है आप सामने जहां पढ़ते हो वहां पेपर पे चिपका के लिख लीजिए कि ये ट्रिक है भैया, इसको नहीं भूलना है, तो वो नहीं भूलोगे। लेकिन 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 अगर आप ट्रिक भूल जाते हो, क्योंकि देखो जो आप बचपन से सीखते आते हो ना, वही रिफ्लेक्ट करता है प्रेशर की सिचुएशन में। आप समझिए ये चीज कि बचपन से अगर आप सीखते आ रहे हो, आपने एक दिन ट्रिक, देखो आप इसकी प्रैक्टिस मत करना, मैं कहता हूं प्रैक्टिस मत करना, हफ्ते बाद ये ट्रिक भूल जाओगे, हफ्ते क्या 2 दिन बाद ये ट्रिक भूल जाओगे, मंडे की क्लास आएगी ना तब तक ये भूल जाओगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप क्या कर लोगे, अच्छा रिकॉर्ड मार जाओगे, अच्छा सॉल्व कर जाओगे, अच्छा क्वेश्चन आंसर निकाल जाओगे, टाइम सेव कर जाओगे। अगर बाई चांस ट्रिक भूलते हो तो आपको क्या करना है बेटा, आपको मेथड से अप्लाई कर लेना है n की वैल्यू। जैसे पहला दूसरा मेथड देखिए, n की वैल्यू 1 पुट की बेटा, जैसे ही 1 पुट की ये तो 0 हो गया, तो S1 कितना आ गया, P आ गया सर, है ना, P आ गया। n की वैल्यू 2 पुट करते हैं सर, तो S2 कितना आ गया सर, 2P प्लस ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 - 1 इज 1 इंटू Q इज Q आ जाएगा। ये आपको क्या मिलेगा बेटा, A1 प्लस A2 मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा, A1 मिलेगा। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास A2 आ जाएगा। A2 कितना आया बेटा, कहना इसे P प्लस Q, है ना सर, P प्लस Q आया, और A2 है A1 है, तो आपको कॉमन डिफरेंस Q आ जाएगा। तो ये भी छोटा मेथड है, ये आपको भूलेगा नहीं। और तीसरा मेथड तो आपको पता ही है, सम ऑफ n टर्म्स है, T निकालिए और उससे फिर डील करिए, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, उसको नहीं करना है। ये दो मेथड में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। अगला सवाल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस, बेस सेम है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, दिखते ही मेरे को याद आती है जीपी की, है ना, तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 1/2। ये भी एक एनडीए में पूछा गया सवाल है, लेकिन पुराना पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या एक जीपी बन रही है पावर में, हाँ सर। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता है सर a अपॉन 1 माइनस r होता है, व्हेन मॉड ऑफ r इज लेस देन 1। तो क्या r लेस देन 1 है, हाँ सर, साफ साफ दिख रहा है, हाफ है r, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 6 की पावर हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ आ जाएगा, दैट इज 6 ही आंसर आ जाएगा। हाफ अपॉन हाफ बन गया, कैंसिल आउट हो गया, काटा पीटी मच गई सर, आंसर क्या आ गया, 6 आ गया, ए ऑप्शन आ गया। ए ऑप्शन मार्क करते वक्त थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन हाँ जब आप कंसेप्ट सही अप्लाई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपको ये बता दिया जाए कि जो एनडीए है वो आपके ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन उठाता है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन उठाता है, या फिर जेई मेंस के कोई प्रीवियस इनमें आए हुए इजी क्वेश्चंस उठा लेते हैं, या बहुत फेमस सवाल वो हमेशा ऐसे लेके चलते हैं कि ऑब्वियसली आप समझते हो ये चीज कि लेवल जो होगा क्वेश्चन का वो कम होगा, टाइम कम है इसलिए पेपर टफ है, लेवल ज्यादा नहीं है, ये आपको भी पता है, टाइम कम है इसलिए पेपर टफ है, इसीलिए कट ऑफ जो है कम चली जाती है। लेकिन अगर आपने बुक्स की हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मान लो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना इजी होता है एज कंपेयर टू वो वाला क्वेश्चन जो बिल्कुल नया हो। तो ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए में पूछे गए हैं, आप देखिए ये कहां से है, एनसीईआरटी से, एग्जाम्पलर से है क्वेश्चन, जेईई मेंस के इजी क्वेश्चंस में से हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं आज तक वो एनसीईआरटी के हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर भी है, ठीक है सर। तो अब क्या पूछा गया है सर, व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज, 0.3, 0.33, 0.333, बच्चा देखते ही इसको डर जाता है कि हाँ अरे कैसे सॉल्व करूंगा, अरे सम ऑफ एन निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, जिसमें सीक्वेंस क्या है 0.3, सीरीज क्या है मतलब 0.3, 0.33 एंड 0.33,
एक तो मेथड जो है वो अलग है, मेथड क्या है, प्रॉपर वे क्या है इसका, डेसिमल रिमूव करते हैं, फिर 3 कॉमन लेते हैं और फिर 10-1 लिख के ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको वैसे नहीं करना है। आपने क्या निकाला सर, S1 निकाला, S1 कितना आ गया सर, 0.3 आ गया। तो आप जैसे इस ऑप्शन में n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट करते हैं सर, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं सर। देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा आपका क्या बनेगा बेटा, 1/3, 1 माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 1/10 दैट इज 9/10, है ना। 1 माइनस 1/10 दैट इज 9/10, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/10 वापस बच गया सर, दैट इज 9/10, और एक 1/3 बाहर बचा था सर, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो ये तो ऑप्शन ही मैच कर गया, 0.3 आ गया सर, ऑप्शन मैच कर गया सर, ऑप्शन मैच कर गया। अब ड्यूरिंग कैलकुलेशन आप ये चीज समझिए, ये वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में क्या फर्क है, यहां 1 है यहां 2 है, और कोई फर्क है क्या, नहीं। अगर ये मैच कर रहा है तो ये मैच नहीं करेगा किसी हालत में, ये मैच नहीं करेगा बेटा, ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहां ट्वाइस हो जाएगा और गड़बड़ी हो जाएगी, समझ रहे हो ना, ट्वाइस हो गया और ये गड़बड़ी हो जाएगी। अगर आप नहीं विश्वास करते तो करके देख लेते, देखा ध्यान से, 1/3, 1 माइनस 2/9 इंटू 9/10, है ना, 1/10, 1 माइनस 1/10 इज 9/10, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1/5 आ गया। अब बस गड़बड़ी होगी, जैसे 1/5 आया, ये आ जाएगा आपका 4/5 इंटू 1/3, ऑप्शन मैच नहीं किया, ऑप्शन मैच नहीं किया। ठीक है सर, ठीक है सर। सिमिलरली देखिए ध्यान से, ये वाला ऑप्शन भी मैच नहीं करेगा, क्यों सर, क्यों यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/9 चाहिए था तभी मैच होता, ये नहीं ऑप्शन मैच कर रहा, और फोर्थ में तो प्लस आ गया सर, ये भी मैच नहीं कर रहेगा, ये तो 11 बना देगा। तो आप डायरेक्टली ए ऑप्शन पे मार्क करिए और आपका आंसर सही आ जाएगा, ए ऑप्शन पे मार्क किया और आंसर सही आ गया। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये एक बहुत प्यारा सवाल है जिसको आपको थोड़ी सी मेहनत करके सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, ये बहुत प्यारा सवाल है। क्या पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि एक पॉलीगन है, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड आर इन एपी, अंदर वाले जो एंगल है इंटीरियर एंगल्स पॉलीगन के क्या है, एपी में है, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। ठीक है सर, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज n कैन n हैव। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि ये एनसीईआरटी का एपी का सबसे टफ क्वेश्चन ही है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सबसे टफ क्वेश्चन यही है। तो ये क्यों पूछा गया था, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। क्या एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी नहीं है, बच्चों के लिए एम्बिग्यूटी है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, स्मॉलेस्ट एंगल जो है 120 डिग्री है, उसके बाद 125 डिग्री आएगा और सोन ऐसे चलता रहेगा, बिल्कुल सही बात सर। तो सर सॉल्व कैसे करें, मान लो कि उसमें एक एन साइडेड पॉलीगन है ना दोस्त, और इसको क्वेश्चन को यहां सॉल्व करते हैं, एन साइडेड पॉलीगन है, एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन है, तो कैन आई से एन इंटीरियर एंगल्स भी होंगे, बिल्कुल सर, एन इंटीरियर एंगल होंगे। जैसे 3 साइडेड पॉलीगन क्या होता है, ट्राइंगल होता है सर, ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल, 4 साइड क्वाड्रिलेटर होता है सर, उसमें 4 इंटीरियर एंगल होते हैं, 5 साइड पेंटागन होता है सर, उसमें 5 इंटीरियर एंगल होते हैं, हेक्सागन, हेप्टागन, ऐसे चलता रहता है सर, है ना। ठीक है, तो एन साइडेड पॉलीगन है तो एन इंटीरियर एंगल है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है भैया, ये होता है सर n-2 इंटू 180 डिग्री। चेक कर सकते हो ट्राइंगल के लिए, क्वाड्रिलेटर के, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 180 आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो क्वाड्रिलेटर आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए था। और अब आपको दे रखा है बेटा 120 डिग्री, 125 डिग्री एंड सो ऑन, और कोई डाटा नहीं दे रखा अप टू n टर्म्स। अगर n साइड्स होंगी तो n इंटीरियर एंगल होंगे, n इंटीरियर एंगल होगी तो n टर्म्स हो जाएंगी इस एपी की। इसका सम निकालता हूं बेटा, देखिए ध्यान से, सम ऑफ n टर्म्स क्या आएगा, n/2 ट्वाइस ऑफ a 240 डिग्री प्लस n-1 इंटू 5, d क्या है 5 डिग्री है ना। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखिए n/2 240 माइनस 1 इज 235 और प्लस 5n,
और ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। यहां n में क्वाड्रेटिक है, बन जाएगी। क्वाड्रेटिक के दो वैल्यूज आती हैं, क्वाड्रेटिक की दो वैल्यूज आती हैं, आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। अच्छा सवाल है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं क्वाड्रेटिक की दो वैल्यूज आती हैं। अगर आप कहते हो तो सॉल्व कर सकते हो, वैसे इजी क्वाड्रेटिक है, इतनी कोई टफ नहीं है। आप देखिए 5 यहां से कॉमन निकाल लीजिए, वो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इजी बन जाएगी। आइए थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 5 कॉमन निकाल लिया तो कितना आया बेटा, देखो ध्यान से, ये 200, ये 446 आ जाएगा क्या, 470 47 आएगा, 47 आएगा, देख लेते हैं ध्यान से। हाँ सर 47 आएगा प्लस n आएगा, ठीक है सर। और यहां से n-2 इंटू 180 डिग्री है, ये कैंसिल आउट हो गया, कितने से जाएगा बेटा, ये कहना इसे 36 से चला जाएगा सर ये, ठीक है। 36 इंटू 2 कर दोगे तो 72 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं मैं बेटा, कहना इसे 47 इंटू n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 36 72 इंटू n माइनस कितना आया बेटा 144, हाँ सर माइनस 144। चेक कर लेना बेटा एक बार, कैलकुलेशन एरर ना हो। यहां से क्वाड्रेटिक क्या बनी, n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 72n प्लस 144 इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो n की वैल्यू n स्क्वायर, ये कितना आ गया बेटा 22 और 3 25 नेगेटिव साइन के साथ 25n प्लस 144 देखते ही तो खुशी सी होती है, क्योंकि 16 इंटू 9 144 होता है और 25n जो है वो 16 इंटू 9 ही होता है। तो n माइनस 16 n माइनस 9 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 9 भी आ रही है और 16 भी आ रही है, और जैसे ही ऐसे आती है बच्चा मार्क कर जाता है कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज कैन n हैव, और उसके दो जो आंसर उसने 2 मार्क किया उसकी वजह से उसके नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं, और फिर वो कहता है अरे यार कुछ तो गड़बड़ है। इसमें आंसर जो होगा आपका 1 होगा बेटा। क्यों सर, क्यों ऐसा समझिए, क्योंकि n जो आपके पास आया 9 बेटा, और एक n आया 16, एक n आया 9, एक आया n 16। अच्छा सोच के देखो, n जो है 9 है तो हाईएस्ट सबसे बड़ा एंगल कितना होगा सर, निकालते हैं सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, तो 120 प्लस n माइनस 1, n साइड है तो n 9 ले रहे हैं, तो 9 इंटू 8 इंटू 5 दैट इज 40 प्लस, तो ये आ गया सर 160, ठीक है सर। और यहां लिखते हैं तो सर ये आ जाएगा सर, हाईएस्ट एंगल निकाल रहा हूं, ये सबसे बड़ा एंगल आ गया इस केस में। इस केस में सबसे बड़ा एंगल कितना आएगा बेटा 120 डिग्री प्लस कितना लिखूं 15 इंटू 5, हाँ सर 15 इंटू 5 लिख लीजिए, तो कितना आएगा सर ये 15 इंटू 5, तो ये 195 आ गया सर। लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहां पे क्यों रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर 195 सबसे बड़ा एंगल है तो 180 डिग्री भी एक एंगल होगा, 180 डिग्री भी एंगल होगा, और 180 डिग्री एंगल इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता है। आप समझिए 180 डिग्री अगर इंटीरियर एंगल होगा तो आप, ये 180 डिग्री है मान लो, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगी ना, तो इसको दो साइड क्यों कंसीडर करोगे, ये तो एक साइड होगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर सिर्फ n की वैल्यू कितनी आएगी 9 ही आएगी। अगर आपने ये क्वेश्चन देखा होता, पहले देखा होता, तो आपको 9 और 16 याद रहते, आप मार्क करते कि अच्छा अरे ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क किया, आगे चले गए। अदरवाइज ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था नो डाउट, जिसको नहीं आता। व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, 160 डिग्री ओनली। देखो 195 डिग्री का ओनली, दोनों का ऑप्शन, और ये बच्चे ये मार्क करते तो एक से दो क्वेश्चन गलत होते, एक नहीं दो क्वेश्चन गलत होते, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, है ना। लगा लो ट्रिक, सॉल्व करो दोस्तों। अरे प्यारे प्यारे बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ओड नंबर्स। हाँ ये शायद मैंने कंसेप्ट कराया नहीं है, आज इसका मैं आपको नोट्स बना के दे दूंगा। क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers
n ऑड नंबर्स कितना होता है बेटा, n स्क्वायर होता है। n स्क्वायर होता है कैसे सर, आप फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स लिख लीजिएगा, तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन ऐसे नंबर निकाल लें। ठीक है सर, तो यहां से देखिए अगर सम ऑफ n नंबर्स की बात करें तो n/2, फर्स्ट का ट्वाइस ऑफ a दैट इज 2 प्लस n-1 इंटू डी कितना है सर, 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, तो ये कितना आ गया बेटा, n स्क्वायर आ गया ना, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 2n आएगा, 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ गया, n स्क्वायर आ जाएगा, है ना। एपी का बेसिक कंसेप्ट, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको पता है तो आपको क्या निकालना है, सम ऑफ 2 डिजिट ऑड नंबर्स। 2 डिजिट ऑड नंबर्स मतलब कि आपको स्टार्ट करना है 11 से, 13 से और लास्ट नंबर जाएगा 99 से। ठीक है सर, rather than doing this आप क्या करिए, आप तो 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू 99 लिख लीजिए, 99 तक लिख लीजिए। कितने नंबर आए ये, कितने नंबर है भैया ये बताओ सर, 50 नंबर है ये, 1 से लेके 100 तक 100 नंबर होते हैं। हाँ सर, और 50 ओड होंगे 50 इवन होंगे, तो आपने 1 से 100 तक सारे ओड नंबर लिख लिए, वो 50 होंगे, इनका सम निकालना है, तो सम कितना आ गया सर, 50 का स्क्वायर दैट इज 2500। ऑप्शन तो ऑब्वियसली मैच नहीं करना था क्या, नहीं करना था। अब आपको समझ में आना चाहिए पहली बात तो ये कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो आंसर इससे कम आएगा। इससे कम एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, 2475 2475, तो आंसर तो ये हो गया। लेकिन वेरीफाई अगर करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है सर, आपने 1 से 99 निकाल लिया, पूछा था 11 से 99, तो आपको 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 1 3 4 16 और 9 25, तो 25 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से आंसर आ जाएगा 2500 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया 2470। अरे वाह सर वाह, ए ऑप्शन मैच करे। अरे मैच तो करना ही था, मैच तो करना था। तो आप ऑप्शंस पे नजर रखिए दोस्तों, बिना ऑप्शन के देखोगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट देख, मतलब हो जाएगा, वो ना होने के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे टाइम ज्यादा ले जाएगा। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन सीरीज। ठीक है सर, नहीं समझ में आ रहा सर, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट की, सम ऑफ वन टर्म कितना आ गया सर, हाफ आना चाहिए। पुट करके देखो, ये आया सर 2 -1 -1, ये तो 0 हो गया सर, नहीं हो सकता ऑप्शन। 1 माइनस हाफ, ये हाफ है, ऑप्शन हो सकता है सर। ये 2 -1 1 हो जाएगा सर, ये आ जाएगा सर हाफ प्लस 1 -1, ये भी हाफ आ रहा है, ये भी हाफ आ रहा है, हमें हाफ ही चाहिए था, तो आपको n की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। सम ऑफ 2 टर्म्स निकालना पड़ेगा, दैट इज 1/2 प्लस 3/4। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो बात है ना, ये कितना आ गया सर, ये आ जाएगा आपका 5/4। ठीक है, n की वैल्यू 2 पुट कर दे, सिर्फ इन दो ऑप्शन में पुट करेंगे बेटा, इन दो ऑप्शन में पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, 1 - 1/2 1/4, सॉरी, तो ये तो 3/4 हो गया, ये तो गलत हो गया, बी ऑप्शन तो गलत हो गया, आंसर सी ऑप्शन ही होना चाहिए। तो कितना आएगा देखते हैं आंसर, 1/4 प्लस 1 सॉरी प्लस 2 - 1, तो ऑब्वियस सी बात है ये 5/4 आ गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट। आपको आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ एलिमिनेशन आना चाहिए, अगर नहीं आ रहे हो तो देखो अभी आपके पास क्वेश्चन की गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, दो ऑप्शन निकालते ही आप 50% चांसेस पे आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुक्का मार दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, व्हाट इज द सम ऑफ, ये सारे एनडीए में पूछे गए सवाल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको देखिएगा प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको कैसे करना है, ट्रिक से सॉल्व करना है। जैसे मैं आपको ट्रिक से सॉल्व करा रहा हूं, जैसे आपको एसएन का ट्रिक बताया, और भी बताएंगे आपको, जैसे आपको कॉमन डिफरेंस का ट्रिक बताया, एंड वैल्यू पुटिंग मेथड बताया, टीएमटीएन बताया, कुछ रिजल्ट्स मैंने आपको बताए हैं, वो याद रखने हैं आपको, तभी जाके जैसे जैसे रिजल्ट्स बन रहे हैं शॉर्ट नोट्स बना के उस पर लिख लो, ऐसे नहीं कि लिखते जाओ साफ साफ, शॉर्ट नोट्स बनाए चिपका दिया, शॉर्ट नोट्स पे चिपका दिया, बस खत्म।
सम ऑफ, ये देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर √2, ये क्या लिखा हुआ है 2√2, क्या लिखा हुआ है 2√2, ये क्या लिखा हुआ है 3√2, 3√2, 2√2, साफ साफ पता लग रहा है कि सर एक एपी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म √2 है, a √2 है और d क्या है बेटा, वो भी √2 है ना। हाँ सर, कैसे लिखा सर, 18 को आप 9 × 2 लिख सकते हो, 9 का 3 बार आ जाएगा 3√2, तो ये तो एपी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, खत्म हो गया क्वेश्चन ही। सम ऑफ n टर्म्स देखिए n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी कितना है √2, दोनों से √2 कॉमन ले लो, √2 कॉमन ले ला तो ये आ जाएगा बेटा n अपॉन √2 कॉमन लेंगे, 2 से कैंसिल आउट होगा तो ये नीचे √2 बच जाएगा। हाँ सर, अंदर की साइड देखिए 2 प्लस n-1 होगा, दैट इज n इंटू n+1 अपॉन √2, दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, हाँ सर सी ऑप्शन मैच कर गया, दैट इज योर फाइनल आंसर। कैसे किया सर, सम ऑफ n टर्म्स का एपी का बेसिक कंसेप्ट है। चलिए, if arithmetic and geometric mean of two numbers are 10 and 8 respectively, then one number exceeds the other number by, ये क्वेश्चन आपको मैं गृह कार्य में दे रहा हूं, खुद प्रैक्टिस करिएगा, खुद करें और आंसर बताएं। कैसे बताओगे, आपके पास तो मल्टीपल वे है, कैसे भी पूछ सकते हो आप लोग तो, है ना। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ द सीक्वेंस, प्रीवियस ईयर एनडीए क्वेश्चन, इफ द सीक्वेंस एसएन इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एसएन अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है, देखो वर्ड्स के ऊपर ध्यान से खेलना है आपको, कि अगर एसएन ऐसे बोल दिया तो सम ऑफ n टर्म्स मत बोल, समझ लेना इसको, ये क्या लिखा हुआ है, टर्म लिखी हुई है, S1, S2, S3 will be the terms and S2, S11 is equals to SP, S8, then what is the value of P, तो ये हो जाएगा P की वैल्यू कितनी होगी, 13 में से 8 कितने हो गए बेटा 5, ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, हाँ सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कैसे किया सर, कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से, सेकंड टर्म है तो आप AR लिखो, सर ये तो गलत बता रहे हो आप हमें, आप तो इतनी जल्दी सॉल्व कर लेते हो, हमें नहीं बताते हो, अरे नहीं बताएंगे, ये M1 लिख रहा हूं यहाँ पे इसीलिए, ये AR आ गया बेटा, ये AR की पावर 10 आ गया, ये AR की पावर P-1 आ गया और ये AR की पावर 7 आ गया, है ना, AR की पावर 7 आ गया, ठीक है सर। तो A तो कैंसिल हो गया, R की पावर लेफ्ट हैंड साइड 11 आ रहा है बेटा, सम कितना आ रहा है 11 आ रहा है, और राइट हैंड साइड देखिए P-1 + 7 आ रहा है, सॉल्व कर दिया सर, P + 6 हो गया, P की वैल्यू 5 हो गई। आप ऐसा भी समझ सकते हो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखिए ध्यान से, सेकंड टर्म लिखोगे तो R की पावर 1 कम लिखोगे, 11th लिखोगे तो R की पावर 10 लिखोगे, ठीक है सर। राइट हैंड साइड भी P की पावर 1 मतलब R की पावर P-1 आएगी और 8 की वजह से 1 कम आएगी, 7 आएगी, ठीक है सर। तो देखिए ध्यान से, जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं 2 और 11 और राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है P + 8, अगर आप ये भी इक्वेट करते हो तो भी तो आंसर सेम आएगा। कैसे सर, यहां R की पावर आप 1 लिख रहे थे, यहां R की पावर 10 लिख रहे थे, यहां R की पावर P-1 लिख रहे थे, यहां R की पावर 7 लिख रहे थे, आपने एक कम यहां से किया, एक कम यहां से किया, लेफ्ट हैंड साइड में 2 कम कर दिया, राइट हैंड साइड में भी 2 कम कर दिया, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा नहीं सर। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सीधा सोचना है, 11 + 2 होता है 13 और 8 + 5 13 होगा, तो P की वैल्यू 5 हो जाएगी, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म सर, खत्म। वो मत करिए सर, माइक ड्रॉप मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यू कैन से कि P की वैल्यू इज 5, योर आंसर इज, ये आपका मेथड 1। मेथड 2 आपने क्या लिखना है, सीधा ये रहा मेथड 2 आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, 2 + 11 इज इक्वल टू P + 8। चलिए सर, अब हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रेशर है ना, नहीं प्रोग्रेशन है, एंड अगर हम AG और AGP की बात करें वो भी बताऊंगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करें
कि कुछ क्वेश्चन और कराओगे? हाँ, कुछ क्वेश्चन और कराएंगे आपको। उसके बाद सर बताओ सर अगले क्लास में क्या कराओगे? ट्रिग्नोमेट्री करवा दें? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पेंडिंग है हमारा। मैं सोच रहा था 11th वाला पोर्शन खत्म कर लेते हैं, लेकिन चलो आप लोगों की डिमांड है ट्रिग्नोमेट्री कुछ सोच समझ के आप लोगों के साथ जुड़े हैं और आपकी तैयारी करने का जिम्मा उठाया है, तो इसका मतलब ये होगा कुछ सोच समझ के चल रहे हैं। आप लोग कमेंट कर देते हो, कुछ कमेंट होते जो दिल चीर के बाहर निकल जाते हैं, है ना। एक देखो, मेरा तो ये मानना है किसी भी इंसान को आपको गलत नहीं बोलना चाहिए। कोई गलत बोलता नहीं है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान आपकी किसी ना किसी वे में हेल्प कर सकता है, किसी ना किसी वे में आपका भला करके जाएगा। आपको दो चीज सिखा के ही जाएगा, चाहे वो अच्छी सिखा के जाए चाहे बुरी सिखा के जाए। अच्छी सिखा के जाए तो आपको याद रखना है कि ऐसी चीजें सीखनी है, बुरी चीजें सिखा के जाए तो आपको याद रखना है कि ऐसी चीजें नहीं सीखनी है। तो ये भी तो वो सीख ही है, बड़ा डीप मीनिंग है इसका, है ना। चलो सर, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा? कुछ नहीं, एपी का रेसिप्रोकल कर दो तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ऐसा अगर आप बोलते हो तो आप गलत बोल रहे हो। बच्चे क्या बोल देते हैं सर, एचपी क्या होती है? इसका हिंदुस्तान पेट्रोलियम दूसरा नाम है ना। पहला नाम क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्योंकि आप लोग तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हो, आपको मैथ्स पढ़ रहे हो, तो एचपी नाम है इसका, है ना। तो एचपी क्या है सर? एचपी बेसिकली बच्चे क्या बोलते हैं कि सर एक सीक्वेंस है एपी में, उसका रेसिप्रोकल कर दो, एचपी हो जाएगी। नहीं, ये गलत हो जाता है बेटा, ये पाप हो जाता है, ये पाप आपको नहीं करने हैं। क्या होता है एचपी? एचपी होता है बेटा एक ऐसी प्रोग्रेशन, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनका अगर रेसिप्रोकल करें तो वो जो नंबर्स आएंगे, रेसिप्रोकल करें तो वो जो नंबर आएंगे वो एपी में होंगे। सर पहले भी तो आपने यही बोला था। नहीं, पहले मैंने बोला था अगर एक सीक्वेंस एपी में है उसका रेसिप्रोकल करो तो एचपी हो जाती है। गलत स्टेटमेंट है। अगर एक सीक्वेंस एचपी में है वो एचपी क्यों कहलाएगी? अगर उसके रेसिप्रोकल करेंगे तो वो एपी। एचपी से एपी आया जाता है, एपी से एचपी मत जाइएगा, गलती कर दोगे। जैसे अ सीक्वेंस A1 इज नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड एज, ये जो नॉन जीरो लिखा है ना, यही सारी कहानी खेल देता है कि अगर एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाती है, कब कहलाती है? जब उसके जो रेसिप्रोकल किए वो किसमें है? इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नॉट एनी टर्म ऑफ एचपी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर जीरो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसका रेसिप्रोकल जो है वो एपी में जाएगा। और अगर आप पहली स्टेटमेंट बोल रहे थे कि अगर एक सीक्वेंस एपी में है तो ये सीक्वेंस एपी में है ना भाई, ये सीक्वेंस एपी में है सर, इसका रेसिप्रोकल करो। और फिर हमारे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस जो हुए हैं आज तक, सर पाइथागोरस, सर यूक्लिड, जिनका भी नाम ले सकते हो आप, जो आपको थ्योरम्स पता है उन सबके सर लगा दो आगे, तो वो आपको गालियां देंगे कि अरे भैया क्या कर रहे हो आप, रेसिप्रोकल करोगे तो ये तो आ गया -1, ये क्या आ गया 1/0, इसका क्या करोगे भैया? ये तो नील बटे सन्नाटा हो गया, गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि सीक्वेंस एचपी में क्यों कहलाती है? उसका रेसिप्रोकल एपी में होना चाहिए, तभी उसकी हर एक टर्म जो है, कोई भी टर्म उसकी जीरो नहीं हो सकती, हर एक टर्म नॉन जीरो हो सकती है ना। तो अगर दो क्वांटिटीज है ए और बी, तो 1/a और 1/b क्या होगा बेटा? एपी में होगा, ये एपी में हो जाएगी। तो उनकी अगर हार्मोनिक मीन की बात करें तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालोगे? 2ab/a+b। आप समझिए 1/a + 1/b/2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा? अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। देखिए जहां से अर्थमेटिक मीन निकाला मैंने तो ये आ जाएगा a+b/2ab। हाँ सर इस केस में, और इसका रेसिप्रोकल कर दिया सर तो क्या आया? 2ab/a+b, तो वो क्या है? हार्मोनिक मीन हो गया, सिंपल। तो अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन का रिलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपको जब भी एचपी का क्वेश्चन मिलेगा आपको एपी के फॉर्मूलाज याद रखने हैं, एचपी के फॉर्मूलाज याद नहीं रखने, थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, तो याद नहीं रखने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, सेम वही कंसेप्ट से हम ये भी निकाल सकते हैं कि H1 H2 अप टू Hn n अर्थ हार्मोनिक मीन्स है बिटवीन A and B, तो वी कैन से देन H1 विल बी दिस, H2 विल बी दिस। मेरा जो टाइपिस्ट है ना वो भाई भगवान है, वो भगवान कैसे? वो है ना हमेशा ये करता है A and B
बीई लिखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको कितनी बार समझा दो बीई लिखेगा। आज एक जगह और था, मैंने उसको कहा कि यार ये सही करना था, तो कहता हाँ सर कर देता हूँ। पता नहीं किसी क्वेश्चन में था, पता नहीं कहाँ था, आगे है, मैंने उसको कहा सही कर देना, कहता हाँ सर कर देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में था, पता नहीं क्या था, यहाँ पे भी बीई लिखता है वो, पता नहीं उसको क्या प्यार है बी और ई के साथ, पता नहीं बी और ई के साथ। तो ठीक है सर, ये आपका एचपी आ गया। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, रिलेशनशिप बिटवीन एम जीएम एचएम, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। आपको सिर्फ ये याद रखना है बेटा, सिर्फ इतना सा चीजें याद रखनी है। कौन सी सर? एक तो आपको ये याद रखना है कि एबीसीडी याद होनी चाहिए, आपको एबीसीडी याद होनी चाहिए सर, मतलब अर्थमेटिक मीन ए बी सी डी ई एफ जी और फिर एच आता है ना। हाँ सर, तो वी कैन से इसी ऑर्डर में बीच वाले तो सारे गायब कर दो, और ये तीन टर्म याद होनी चाहिए, ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ठीक है सर। दूसरा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, ये रिलेशन बहुत काम आता है, प्लीज इसको याद रखिएगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे, कुछ नहीं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। क्या सर? एक तो पहली बात, हमने एपी के सारे क्वेश्चंस कर लिए, हाँ सर कर लिए, कुछ क्वेश्चन और कर लें सर? कर लो, आपका मन है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी बेटा, कि आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का रिलेशन पता होना चाहिए। जो रिलेशन क्या होता है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। ठीक है सर? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच दिस इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। और जैसे ही आपने देखा हार्मोनिक बिटवीन ए एंड बी, तो वो क्या होता है बेटा, आपको पता है ए और बी के बीच में हार्मोनिक मीन कितना आता है बच्चे? यू कैन से सर, अगर ए और बी दो नंबर हैं तो उसके बीच में हार्मोनिक मीन क्या आएगा? वी कैन से 2ab अपॉन a प्लस बी। तो सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी है, कि n की वैल्यू जो ऑप्शंस में दे रखी है वो उठाइए, पुट करिए, आंसर निकाल लेते हैं। अगर देखो n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो ऊपर बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, जो कि ये नहीं आ रहा, गलत हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। -1 पुट करेंगे तो ऊपर बन जाएगा -1 + 1 0, तो a की पावर 0 इज 1 प्लस 1, तो ऊपर तो बन गया सर, क्या आ जाएगा? देखिए ध्यान से, a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 अपॉन a प्लस b नहीं, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। क्यों सर? क्योंकि -1 पावर रखोगे तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। ऊपर की साइड तो सर 2 आ रहा है, नीचे की साइड देखिए ध्यान से, a प्लस बी अपॉन ए बी आ रहा है, और सर ऑप्शन मैच हो गया है, 2ab अपॉन a प्लस बी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज -1। इसके अराउंड एक छोटी सी ट्रिक आती है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको कोई मतलब नहीं है, तो आप ऑप्शन से ज्यादा पुट कर इजी वे जो है, ऑप्शन जो है वो पुट करिए और आंसर निकालिए। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक ऑफ प्रोग्रेशन। ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए। अर्थमेटिको मतलब अर्थमेटिक एपी, ज्योमेट्रिको मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, और उन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो आपको मिलती है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एस इंफिनिटी पे पूछने की उम्मीद रखता हूं मैं, कि ऐसे एस इंफिनिटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर अदरवाइज जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या तो एक ऑप्शन से मैच करके सॉल्व करिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है। एक्चुअली में कैसे सॉल्व करते हैं इसको, जो आर होता है उसे मल्टीप्लाई करके एक टर्म को आगे शिफ्ट करके फिर सबट्रैक्ट करके फिर निकालते हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन सिंस आपको पता होना चाहिए क्या होती है बेटा, अगर मान लो एक एपी में टर्म्स है, देखो a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन अप टू, जो टर्म्स आ रही हैं वो किस में आ रही है? एपी में आ रही है, a प्लस 3d। और एक टर्म देखिए ध्यान से, एक सीक्वेंस 1 r स्क्वायर r क्यूब, ऐसी सीक्वेंस आ रही है, और एक सीक्वेंस थी a प्लस डी, a प्लस 2d, यहाँ पे a प्लस 3d लिखा हुआ है। इन दोनों की रिस्पेक्टिव टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो वो जो सीक्वेंस बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं?
अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक को सीरीज और सीक्वेंस एक ही बात है, मतलब डिफरेंस होता है सीरीज और सीक्वेंस में। सीरीज क्या होती है, एडिशन के बाद बोलते हैं उस चीज को हम सीरीज बोलते हैं, ठीक है सर। तो ये उसका सम ऑफ एसएन है, लेकिन आपको निकालने की कोई मतलब नहीं है, इतना फॉर्मूला बड़ा याद रखोगे ऐसे ही पागल हो जाओगे। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो देखने को मिला नहीं है, अगर मिलता है आपको तो प्लीज अवॉइड करिएगा उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, मेथड ऑफ डिफरेंस। कई बार क्या होता है, आपको ऐसी सीक्वेंस दे दी जाएगी जिसमें क्या होगा, एन स्क्वायर का रोल होगा। जैसे मान लो एन स्क्वायर का रोल है, या एन का रोल है, या कांस्टेंट का रोल है, या एन क्यूब का रोल है। तो ये जो रोल्स हैं ये समीशन फॉर्म लग के लगेंगी, या फिर जैसे दो एपी, जैसे मान लो कोई सीक्वेंस दे रखी है आपको, ठीक है, उसकी जो डिफरेंस है ना टर्म्स का डिफरेंस है वो एपी में आ रहा है। तो ऐसी सीरीज को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक ये नॉलेज होनी चाहिए, एन स्क्वायर, एन के, एन क्यूब, इन चार का सम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब क्या हो, मान लो ये तो सबको पता है कि सर ये जो होता है समीशन का साइन होता है। यहाँ अगर आई 1 से n तक जा रहा है और मैं यहाँ पे a लिख दूं तो इस सर तो a है ही, n है ही नहीं सर, समीशन तो n पे लग रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n 1, और 1 को n टाइम्स ऐड करना है, दैट इज n, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, an हो जाएगा, मतलब an, है ना। हाँ सर, सिमिलरली अगर आपको ऐसे दे दिया, मान लो कि समीशन ऑफ n गोज फ्रॉम 1 to n, ऐसे जाना है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 अप टू n, और ये तो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जो कि हमें एपी से पता है n × n + 1/2 आता है, n × n + 1/2 आता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिंदास वाला है। मेथड ऑफ डिफरेंसेस क्या कहता है, जैसे मान लो समीशन ऑफ n स्क्वायर निकालना है आपको, n स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है, प्लस 5 का स्क्वायर। आप देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है 1 + 4 + 9 + 16 + 25 प्लस आगे लिखूं 36 + 49, ऐसे लिख सकता हूं मैं, हाँ सर, 6 स्क्वायर + 7 स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आप समझने की कोशिश करिए, देखो यहां से दोनों में डिफरेंस कितना है, 3, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 5 सर, इन दोनों में डिफरेंस कितना है सर, 7, इन दोनों में डिफरेंस कितना है सर, 9, इन दोनों में डिफरेंस कितना है सर, 11, इन दोनों में डिफरेंस कितना है सर, 13। तो जो डिफरेंस है, इस सीरीज का जो डिफरेंस है वो एक एपी फॉर्म कर रहा है, 3 5 7 9 11 13। अगला देखो ध्यान से, 64 आएगा तो 15 आ जाएगा, 81 आएगा 17 आ जाएगा, 100 आएगा 19 आ जाएगा, समझ रहे हो, फिर 121 आएगा तो 21 आ जाएगा। तो ये डिफरेंस एपी में आ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। कौन से, सबसे पहली बात ये मैंने कवर कर लिया है, सम ऑफ टर्म्स अप टू n, एक कांस्टेंट का n टाइम्स ऐड करो या उसको कांस्टेंट को n से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है, ठीक है सर। आई गोज फ्रॉम 1 to n का मतलब क्या हो गया सर, क्या हो गया सर, इसका मतलब देखो a कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, अगर i गोज फ्रॉम 1 to n है तो ये 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n लिखा हुआ है, और ये तो आपको पता है सर ये क्या होता है, a टाइम्स एज इट इज n × n + 1/2 हो जाएगा एपी के बेसिक फॉर्मूला से, समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये आपको याद रखना है बेटा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये आपको याद रखना है n × n + 1 × 2n + 1/6, दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। और अगर आप क्यूब की बात करो तो समेशन ऑफ n का होल स्क्वायर जो होता है वो क्यूब्स का सम होता है। क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, अगर आपको निकालना है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब, तो आप इसको लिख सकते हो दिस इज समीशन n का होल स्क्वायर। समीशन n क्या होता है सर, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है सर, 4 है, पुट कर दीजिए 4 × 5/2 का होल स्क्वायर सर, 1 टाइम 2 टाइम कितना हो गया सर, 100 आना चाहिए। चेक कर लो आप, देखिए ध्यान से, 1 + 8 + 27 + 64, 9 36 100, तो सम कितना आता है, 100 आता है। और यहां से आप क्या बोल सकते हो, समीशन ऑफ n³ इज ऑलवेज डिविजिबल बाय
किससे डिविजिबल होगा बेटा? डिविजिबल बाय समीशन ऑफ n, समीशन ऑफ n, क्योंकि समीशन ऑफ n क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, तो ये हमेशा डिविजिबल होगा। जैसे 4 का क्यूब तक का सम हमने निकाला 100 है, तो वो अप टू 4 तक के सम से डिविजिबल होगा, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। कितना आ रहा है बेटा? 10 आ रहा है। 10 से 100 से 10 समझ 10 से 100 डिविजिबल है, सिंपल बात है। तो ये रिजल्ट भी मैंने आपको लिख के दिया है, देखिएगा ध्यान से। सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय सम ऑफ द n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ऑब्वियसली फर्स्ट n की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है सर। नेक्स्ट, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर एक ट्रिक भी बताऊंगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसके ऊपर ट्रिक भी बताऊंगा। लेकिन आपको ये ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि वो जो ट्रिक एप्लीकेबल होती है वो इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है। ये ट्रिक क्या है, ये एक्चुअल में देखो कैसे सॉल्व होती होगी। इसकी जनरल टर्म लिखना है हमें। देखो इसका जो मेथड होता है वो मेथड समझा रहा हूं, आपको ये अप्लाई नहीं करना है, आपको समझ में आना चाहिए मेथड क्या है। बेटा देखो ध्यान से, इसकी जनरल टर्म लिखो आप। जनरल टर्म क्या लिखी हुई है? साफ साफ लिखी भी हुई है। क्या लिखी हुई है सर? 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1, ठीक है सर। और इसके आगे अब सम करना है तो समीशन लगाया होगा सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर मुझे तो सम n का पता है, n स्क्वायर का पता है, n क्यूब का पता है, वह फिर क्या करूं मैं? देखो ध्यान से, आप इसको क्या लिखो, समीशन एज इट इज रहने दो। ऊपर जो 1 है इसको आपने n प्लस 1 माइनस n लिख देना है, और n इंटू एन प्लस 1। ऊपर कोई छेड़खानी नहीं की है, ऊपर सिर्फ जो लिखा हुआ था उसको थोड़ा सा उसका मेकअप कर दिया, उसको थोड़ा सा साफ सुथरा बना दिया है ना, उसके हम आपके यूज के लिए इसको ऐसा लिख रहे हैं। अब देखिए इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, समीशन, ये कैंसिल आउट होगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। n की वैल्यू 1 पुट करिए तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2, 2 पुट करिए 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाते 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ऐसे कैंसिल होते रहेंगे। क्या बचेगा? 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 सम आ जाएगा। तो ये एक वे है इसको सॉल्व करने का। लेकिन आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि टाइम तभी सेव होगा जब आप ऐसे, चलो रब नहीं करते हैं इसको, लिखा पढ़ा रहने देते हैं, डायरेक्टली आप ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए। यही तो लिखा हुआ है, n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली ये सीरीज भी आपको याद रखनी है, अभी तक नहीं पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये 4 सीरीज जो मैंने आपको लिख के दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। एक्सपोनेंशियल सीरीज नहीं पूछी जाती है, फिर भी अगर पूछी जाएगी तो सिर्फ एक्सपेंशन पूछी जाएगी बेटा, उससे ज्यादा नहीं पूछ सकते। मतलब कि x की वैल्यू पुट करके पूछ लेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो आप ये 2 सीरीज याद रख सकते हो, और इन्हीं दोनों सीरीज के ऊपर ये तीसरा सीरीज आ जाती है। तो ये 2 सीरीज आप याद रख सकते हो, इनफैक्ट एक ही याद रखनी है और दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। x की जगह माइनस x का रिप्लेसमेंट है और कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, लोगैरिथमिक सीरीज है। ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए है, इसको मत याद करिएगा, मैं बोल रहा हूं, लेकिन नजरों में जरूर डाल लीजिएगा, एक बार आंखों से निकाल जरूर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। अभी तक नहीं पूछा गया, अच्छी बात है, पूछ लेंगे, तैयारी है हमारी, ठीक है। हाँ सर ठीक है, चलिए आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। द nth टर्म ऑफ द सीरीज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 1 क्यूब अपॉन 1, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 3 क्यूब लिखा हुआ बेटा यहाँ पे ना, ये 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5। इसकी nth टर्म लिखनी है। तो आपको समझ में आ रहा है कि सर जब आप nth टर्म लिखोगे तो ऊपर की साइड तो आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, और नीचे की साइड जो आएगा वो आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन अप टू जो भी है आपका 2n माइनस 1 लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर हो गया आप, 2n माइनस 1 है ना। कैसे सर? ये सेकंड टर्म है तो 2n माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1, तो ये nth टर्म क्या आ जाएगी, ऐसे कुछ लिखी होगी, ठीक है सर। तो आप एक चीज को कैसे लिख सकते हो सर, ये आपको पता है कि ऊपर की साइड समीशन ऑफ क्यूब्स लिखा हुआ है, जिसको आप बोलते हो सर n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। डिनोमिनेटर में सर ओड नंबर का
फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम लिखा हुआ है, जो आपको पता है कितना होता है, एन स्क्वायर होता है। ठीक है सर, क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला एन स्क्वायर इस वाले एन स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया? हाँ सर। क्या बचा सर? सर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर दैट इज 4। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ये अपॉन में 8 लिखा हुआ है, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ, ये माइनस है n माइनस 1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। n प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन सर 4 एज इट इज जो लिखा हुआ है। तो इतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, n की वैल्यू 1 पुट करके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। क्या दे रखा है बेटा? a b c आर इन जीपी, देन log a की पावर n, log b की पावर n, log c की पावर n विल बी इन, ये मेरी ही हैंड राइटिंग है ना, साफ सुथरी सी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी जीपी में है। देखो एक तो मेथड 1 क्या है इसमें सर, वैल्यू पुटिंग से ना जाके आप इससे डायरेक्टली आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं बेटा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिखा जाएगा अगर ए बी सी जीपी में है। ठीक है सर, अगर ऐसा हो रहा है सर तो कहना इसे log ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ ए सी, दोनों साइड log ले लिया, और सर हमें चाहिए b की पावर n टाइप का कुछ। ठीक है सर, तो b की पावर n लिखने के लिए मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। ठीक है सर, ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? n टाइम्स 2 आगे आ जाएगा, 2 log b इज इक्वल टू n टाइम्स log a प्लस log c, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लोगेरिथम। हाँ सर, log ac इक्वल टू log a प्लस log c, ac। बहुत ही वाहियात सा जोक। बीर ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि वो एसी के बीच में होता है ना। हमारे एक सर हैं, वो ऐसे वाहियात से जोक सुनाते हैं और उनको हम कहते हैं पुअर से भी पुअर पीजेज। एक्चुअली एसजेज है वो, हम नाम नहीं रिवील करेंगे बस। ठीक है ठीक है सर, ट्वाइस ऑफ log ऑफ b की पावर n, n जो है बेटा उधर चला गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? log ऑफ a की पावर n प्लस log ऑफ c की पावर n। और अगर ऐसा होता है, आप समझिए इस क्वांटिटी को आप मान लीजिए कैपिटल B, इसको मान लीजिए कैपिटल A, इसको मान लीजिए कैपिटल C, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये लिखा हुआ है सर ट्वाइस ऑफ B इक्वल टू A प्लस C। और अगर ऐसा होता है तो ये तो सर AP की कंडीशन है, AP कंडीशन है ए बी सी, एपी में अगर होते हैं तो B माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, और ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस सी। तो ये जो नंबर्स आए वो किस में आए सर? AP में आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। दूसरा मेथड ये भी है कि आप A की वैल्यू 2 ले लीजिए, B की वैल्यू 4 ले लीजिए, C की वैल्यू 8 ले लीजिए और उससे आप रिलेट कर लीजिए, लेकिन वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपके लिए क्योंकि आपको वैल्यूज नहीं पता है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। कोई मतलब नहीं है इसका मेरे हिसाब से। तो अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2 की पावर में डील कर रहे होगे ना तो इजी होगा आपके लिए, इसलिए मैंने ऐसा नंबर चूज किए। अदरवाइज नंबर्स और भी चूज कर सकते थे, 1 2 4 भी कर सकते थे, लेकिन उसमें दिक्कत हो जाती, इसलिए 2 4 8 किया। ये एपी में तो लिखे ही हुए हैं तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके सर, सत्यवचन बताइए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज सत्यवचन। सत्यवचन वो होते हैं जो हमेशा सत्य रहते हैं, जैसे कि आपका एनडीए में सिलेक्शन होगा तभी जब आप करोगे मेहनत, पूरी मेहनत आप करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप थोड़ी सी भी अपने साथ गद्दारी कर रहे हो, थोड़ा सा भी ऑनेस्टली काम नहीं कर रहे हो तो नहीं होगा। Which of the following is statement is correct? If to each term of an AP a number is added or subtracted, then the series obtained is AP. बिल्कुल सत्य वचन है बेटा। वो क्या कह रहा है कि अगर एक AP है उसमें अगर कोई एक नंबर ऐड कर दिया गया तो क्या रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में आएगा? सर AP में ही आएगा। किस में आएगा? AP में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही बात है। ठीक है सर, the nth term of the geometric series whose first term is a and the common ratio is r is a की पावर r a into r की पावर n minus 1। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया है सर। इसीलिए आप प्लीज ए ऑप्शन देखते ही मार्क मत कर दीजिएगा, दूसरा ऑप्शन देख लीजिएगा।
या फिर नजर लगा लिया करो कि नीचे कोई ऑल ऑफ दीज तो नहीं है। इस करेक्ट वाले स्टेटमेंट में दो चीजें ध्यान रखनी है, पहले तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। दूसरी बात, अगर एक पहला ऑप्शन मैच कर रहा है तो आप ऑप्शंस पे नजर जरूर डाल दीजिए कि ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज बाकी स्टेटमेंट्स को चेक कर लीजिएगा। तो बी स्टेटमेंट चेक की, आंसर डी आ गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम ऑफ अप टू n टर्म्स इज n स्क्वायर। हमें पूछा है विच आर द करेक्ट वन, ठीक है। 1 3 5 अप टू n, सम ऑफ ऑड नंबर्स n स्क्वायर होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट तो करेक्ट है, तो ये ऑप्शन तो गायब हो गया है ना, फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है सर, सेकंड कह रहा है 2 + 4 + 6 सम ऑफ फर्स्ट n ओ इवन नंबर्स। तो देखिए एपी से निकाल लीजिए, याद रख लीजिएगा बाद में। सम ऑफ n नंबर्स क्या आएगा, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है सर, तो दिस विल बी इक्वल टू n/2, 2 कॉमन निकाल लेते हैं सर, 2 कॉमन निकाला तो यहाँ एक 2 बच जाएगा और यहाँ n-1 बच जाएगा। ठीक है सर, ये रिजल्ट आपको याद रखना है दोस्तों, ये तो मैं आपको याद करवाने के लिए कर रहा हूं, n इंटू n+1। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सम ये होता है तो आप बोलोगे हाँ, लेकिन उन्होंने तो लिखा है n² + 1, जबकि होता क्या है n² + n। वेरीफाई करोगे, देखो यहां से 2 + 4 + 6 कितना हुआ सर, 12 हुआ। n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 9 + 3 12। इसमें आप एक और ऐड कर दीजिए, सम कितना हुआ 20, n की वैल्यू 4 पुट करिए 20। तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, याद रख लीजिएगा, इसको लिख देते हैं प्यारे से तरीके से। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स क्या होगा दोस्तों, ब्रैकेट में ये भी लिख लेते हैं 2 + 4 + 6, याद रह जाएगा बस, और कुछ नहीं है। दिस इज इक्वल टू n² + n। तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स और आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन हम आपको पहले ही करवा चुके हैं, इसका ऑप्शन आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, कैसे मार्क करोगे सर, n की वैल्यू 1 पुट करिए और ऑप्शन मार्क हो जाएगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ द number of terms in an AP is 2n + 1, then the ratio of sum of odd terms to the sum of even terms will be। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, क्या देखा है कि बोल रहा है कि n 2n + 1 टर्म्स है, ठीक है, एक एपी के अंदर, और आपसे पूछ रहा है सम ऑफ ऑड अपॉन सम ऑफ इवन टर्म्स। इजी क्वेश्चन है बेटा, आपको ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं हम पहले ही, तो इसको भी आप खुद अटेम्प्ट करिएगा, बहुत इजी है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन भी बता देते हैं जो आप पेपर में अप्लाई कर सकते हो, कुछ टर्म्स लिख लीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज 2n + 1, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज 2n + 1, लिख लीजिए 2 + 3 + ऐसे लिख लो 2 3 4 5 6, 5 टर्म लिख ली, n की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, सम ऑफ ऑड टर्म्स और सम ऑफ इवन टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स टू द सम ऑफ इवन टर्म्स, 1 3 5 का सम और 2 4 का सम निकाल लीजिए और रेशो आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ये एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, किस पे आया है सर, ये हमने आपको जो रिजल्ट बताए थे उसके ऊपर आया है। तो सर इसको करेंगे कैसे, इसको आपको करना कुछ नहीं है। आपने देखा कभी भी ऐसा सीक्वेंस आ रहा है जिसमें जैसे ऐसा लिखा हो 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4, ये पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, ये इनटू है, ठीक है ना, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसका आंसर लिखना है 1/, पहला नंबर 1 एंड इन दोनों में डिफरेंस, जो डिफरेंस आ रहा है हर एक कांस्टेंट जगह डिफरेंस आ रहा है, तो आंसर कितना आ गया 1 आ जाएगा। इस सीरीज का आंसर 1 आएगा। इस सीरीज का आंसर निकालोगे तो अब विद इन 5 सेकंड आप कैसे सॉल्व करोगे, 1/3 लिखा इंटू 5 - 3 2 लिखा, 1/6 आंसर आया, आंसर ए मैच हुआ, टिक किया और आगे बढ़ लिए, टिक किया और आगे बढ़ गए। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज का आखिरी सवाल। इफ PQR आर इन AP, बहुत बढ़िया।
2 3 4 एपी में है जी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शेल द स्ट्रेट लाइन ऑलवेज पास, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज पास किसमें से, 2x प्लस q की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, 3y प्लस r इक्वल टू 0। तो आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि इस स्ट्रेट लाइन में से पास करे। अगर वो इस पॉइंट के स्ट्रेट लाइन के अंदर मतलब पास करेगा उस सॉरी ये स्ट्रेट लाइन अगर उस पॉइंट में से पास करेगी तो सेटिस्फाई भी करेगी। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं सर, क्योंकि इसके ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना। एक स्ट्रेट लाइन क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स की वजह से बनती है। अब आप ऑप्शन की हेल्प से इसको सॉल्व कर पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। ऑप्शन पुट करिए आंसर। अगर ये जनरल, अगर ये किसी भी पी क्यू आर आर इन एपी जनरल के लिए ट्रू है तो इसके लिए भी ट्रू होगा, ऑब्वियस सी बात है सर। तो क्या आया, पी की वैल्यू आपने 2 पुट कर दी, क्यू की वैल्यू आपने 3 पुट कर दी और आर की वैल्यू 4 पुट कर दी। ऑप्शन मैच करते हैं सर। पहले वाला ऑप्शन तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं मैं चेक ही नहीं करूंगा। दूसरा भी सब पॉजिटिव हो जाएगा, चेक नहीं करूंगा। देखो 1 2 x की वैल्यू भी 1 y की वैल्यू 2, सब ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, सम 0 कैसे आएगा, नहीं हो सकता सर। तो इन दोनों ऑप्शन में से चेक करना है आपको। ये वाला ऑप्शन चेक करें, इससे बढ़िया मैं कह रहा हूं ये वाला ऑप्शन चेक करो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया क्या लग रहा है कि ये -1 है, y की वैल्यू छोटी आएगी ना क्योंकि 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो क्या हो रहा है सर, ये आ गया आपका 4 प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। नहीं सर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इधर देखिए ध्यान से, अगर ये पुट कर रहे हो आप 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 4, ठीक है सर। तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, 6 हो जाएगा आंसर। 6 माइनस 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, 6 माइनस 6। तो सर ज्यादा होशियारी भी थोड़ी कभी कभार दिक्कत दे देती है। और दिक्कत क्यों हुई, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए थे। हाँ सर बिल्कुल कर लिए थे। तो वी कैन से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 4 इक्वल टू 0, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 और ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ठीक है सर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन जो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और थोड़ा सा लंबी क्लास होगी, पहले ही तैयारी कर रहा हूं, पहले ही आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं कि तैयार हो जाइएगा। मंडे को क्लास आएगी, सारे एक तो कुछ अच्छे सवाल करेंगे जो हम पिछली क्लास में पढ़ के आए थे, और छोटे छोटे ट्रिक्स सीखेंगे एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑफ योर फैमिली। टाटा बाय बाय, टेक केयर।